हेलो फ्रेंड। तो आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम गुमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, जो कि झारखंड के 24 जिला में से एक जिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो जो भी इस वीडियो में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो गुमला जिला प्रकृति की सुंदरता से धन्य गुमला का जिला घने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों से आच्छादित है। यह झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है और यह 18 मई 1983 ईस्वी को गुमला जिला रांची जिले से अलग हुआ और यह पहले पुराने रांची जिले का एक उप डिवीजन हुआ करता था, जो कि विभिन्न किंवदंतियों के नाम का संबंध मुद्रा से है। और मुंडारी भाषा में अपने शब्द गुमला को सबसे लोकप्रिय माना जाता है, जो चावल प्रसंस्करण कार्य में स्थानीय जनजातियों के कब्जे से संबंधित है। दूसरी कथा यहाँ का गौ मेला, जो कि पशु मेले से संबंधित है। हर मंगलवार गुमला जिले में आयोजित पशु मेला साप्ताहिक था, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागपुरी और सादरी लोग अब भी इसे गोमिला कहते हैं। और 30 अप्रैल 2001 तक गुमला जिले में दो उप डिवीजन जैसे गुमला और सिमडेगा शामिल थे, लेकिन झारखंड राज्य के निर्माण के बाद सिमडेगा का एक नया जिला गुमला जिले से 30 अप्रैल 2001 को तैयार किया गया था। अब गुमला जिले में तीन तीन उप विभाजन है, जो कि गुमला है और चैनपुर और बसिया, जिसमें से जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 5,327 वर्ग किलोमीटर है। और 1991 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल आबादी 7,06,489 है, जिसमें से 3,55,505 पुरुष की जनसंख्या और 3,50,984 महिला की जनसंख्या है, जो कि गुमला जिले में आदिवासी लोगों का वर्चस्व है। इसके बाद देखते हैं गुमला जिले का इतिहास के बारे में, जो कि सबसे पहले आता है गौ मेला। यह मेला एक वर्ष में एक बार हुआ और एक सप्ताह के लिए जारी रहता है। यहाँ दैनिक उपयोग, बर्तन, गहने, अनाज, मवेशी आदि के सभी सामान बेचे जाते हैं, जो कि विमर्श किया गया है। और चूंकि वस्तुओं को पाने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए लोग साल के दौरान आवश्यक वस्तुओं की लंबी सूची बनाते थे, चाहे वह शादी समारोह के लिए हो या किसी भी अवसर के लिए हो, और उन्हें इस मेले में खरीद लेते। दूर के स्थानों के लोग यहाँ कृषि और परियोजनों के लिए गाय और बैल जैसे पशुओं को खरीदने और बेचने के लिए यहाँ आए थे। धीरे धीरे लोग इस जगह में निवास करने लगे और यह एक गांव में वृद्धि हो गई, जो गौ मेला के व्युत्पन्न के रूप में नाम गुमला मिला। इसके बाद मध्यकालीन युग के बारे में देखते हैं, जो कि मध्यकालीन युग के दौरान छोटानागपुर क्षेत्र नाग राजवंशों के राजाओं द्वारा शासित किया गया था, जो कि बड़ाई देवनंदन सिंह को गुमला मंडल पर शासन करने का अधिकार दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि 1931 से 32 में कोल रिवल के दौरान बख्तर शाह ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो कि रामनगर में काली मंदिर का निर्माण करने वाले श्री गंगा महाराज ने 1942 ईस्वी में किवंत इंडिया आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जो कि आज़ादी के लिए यह महान योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा जीवन काल के पेंशन के साथ सम्मानित किया गया। ब्रिटिश इसके बाद आता है ब्रिटिश काल, जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान गुमला लोहरदगा जिले के अंतर्गत था, जो कि 1843 में इसे बिशनपुर प्रांत के तहत लाया गया, जो कि आगे का नाम रांची था। वास्तव में रांची जिला 1899 ईस्वी में अस्तित्व में आया था, जो कि 1902 में गुमला ने
रांची जिले में उप डिवीजन बना दिया था और 18 मई 1983 को गुमला जिला अस्तित्व में आया। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया और श्री द्वारिका नाथ सिन्हा ने सिर्फ जन्मे जिले के प्रथम उपायुक्त के पद का अधिग्रहण किया। यह बहुत अफसोस की बात है कि गुमला महत्व का क्षेत्र है जो कि अनुसंधान मानचित्र के तहत नहीं लाया गया। इसके बाद देखते हैं भौतिक सुविधा के बारे में। यहाँ इलाके बेहद कम है और कई नदियों का अस्तित्व है जो कि कुल 5.21 लाख हेक्टेयर भूमि में जिले का वन कवर 1.45 लाख हेक्टेयर है जो कि अर्थात जिले के कुल क्षेत्रफल का 27% वन विभाग में है। इसके बाद आता है 3 प्रमुख नदियाँ जो कि गुमला जिले के माध्यम से बहती है और कोयल नदी दक्षिण में कोयल नदी, उत्तरी में कोयल नदी और शंख नदी मुख्य नदियों में विभिन्न नदियों सहायक नदियां हैं जिन पर कुछ सुरम्य झरने भी हैं। इसके बाद सिसई के बारे में देखते हैं जो कि भरनो और कमडारा ब्लॉक में सादा जमीन जबकि अन्य क्षेत्रों में ज्यादातर प्राकृतिक में लचीलापन है और पहाड़ पहाड़ नामक पहाड़ी श्रृंखला है जो पालकोट ब्लॉक में के क्षेत्र में आता है और बिशुनपुर ब्लॉक क्षेत्र में जारी है। इसके बाद आता है खनिज पदार्थ के बारे में जो कि गुमला जिले में बॉक्साइट और लेटेराइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में बिशनपुर ब्लॉक में की पानी, लंगड़ा टांड, चिरोड़ी, अन्य ब्लॉक में ये सारी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बाद आता है मिट्टी के बारे में जो कि मिट्टी का प्रमुख घटक लेटेराइट है जो प्राचीन लावा के घर्षण से आता है और अंततः लेटेराइट और बॉक्साइड के रूप में अस्तित्व में आया। इसके बाद पूरे जिले में विभिन्न प्रकार की चट्टानें और ये चट्टानें विभिन्न भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी की नमी सादे क्षेत्र की तुलना में कम, स्थानीय भाषा में उच्च भूमि को TANR के रूप में जाना जाता है। यह कम भूमि को डाउन कहा जाता है। इसके बाद आता है वनस्पति पशु वर्ग के बारे में जो कि गुमला जिले में करीब 27% वन क्षेत्र है जो कि महत्वपूर्ण वन उत्पाद हैं। साल बीज, कोकुन, लाख, तेंदुपत्ते, करंज, चिरौंजी आदि प्रमुख पेड़ हैं जो कि साल बीजा, गम्हार, कटहल, जामुन, आम, बांस, नीम है। इसके बाद नदी प्रणाली के बारे में आता है जो कि मुख्य रूप से उत्तरी में कोयल नदी, दक्षिण में भी कोयल नदी और शंख नदी जिसमें से शंख नदी चैनपुर ब्लॉक के रायदेरा गांव से निकलती है। इसके बाद आता है विकास संकेतक के बारे में जो कि गुमला जिला राज्य के अन्य जिलों की तुलना में मुख्य रूप से पिछड़े जिले में से हैं। इसके अलावा समृद्ध प्राकृतिक संसाधन और जलवायु परिस्थिति के अलावा मानव आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं जैसे निम्न मूलभूत संकेतिक नीचे दिए गए हैं जो कि आगे आपको बताने वाले हैं जिसमें से मानव के बारे में पहले आता है जो कि जिले में कुल आबादी 7,06,479 और जिसमें से कुल परिवारों की संख्या 1,33,131 है जिसके बारे में एक PDF पूरा बना के रखे हैं जिसका लिंक हम या PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड करवा देंगे जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको इस PDF को अच्छी से
मिल सके और अच्छी से जानकारी प्राप्त कर सके। इसके बाद आता है आर्थिक के बारे में, जो कि 1997 से 2002 के पंचवर्षीय योजना के लिए किए सर्वेक्षण के अनुसार 1,33,131 परिवारों में से करीब 99,512 परिवार गरीबी रेखा से नीचे है। इसलिए यह स्पष्ट है कि अधिकांश परिवार अपने परिवारों को बुनियादी आर्थिक आवश्यकताओं प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं कमाते हैं। एक परिवार की औसत आय लगभग 10,000 से 15,000 प्रति वर्ष होगी। जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि, वन उत्पाद, पशु विकास, खनन गतिविधियों और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों पर निर्भर करती है, जो कि कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं, वैज्ञानिक आदानों, विपणन, बुनियादी ढांचा आदि की कमी के चलते ग्रामीण इलाकों में बहुत ही आदिम अवस्था है। इसके बाद आता है खनिज के बारे में, जो कि गुमला जिले में 23 बॉक्साइट खाने और 68 अंठोन स्टोन खाने हैं। इसके अलावा ईंट निर्माताओं की अच्छी संख्या है, जो कि बॉक्साइट और स्टोन खदानों में कुल 1594 श्रमिक लगे हुए हैं। इसके बाद आता है गुमला में वाणिज्यिक क्षेत्र, जो कि मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां कृषि और वन उत्पादों पर आधारित होती है, जो कि किसानों को मुख्य रूप से धान, सब्जियां, दालों और वन उत्पादों पर आधारित रहना पड़ता है, जो कि कपड़ों के रूप में इन आवश्यक वस्तुओं के अलावा किराने की वस्तुओं को विभिन्न स्थानों से आयात किया जाता है। इसके बाद आता है विकास के लिए उपाय एवं विकास के लिए बाधाएं, जो कि गुमला में आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए बहुत ही गुंजाइश है। इसके बाद सिंचाई योजना का निर्माण आता है, जो कि जल विभाजन प्रबंधन के बारे में आता है, जो कि कृषि पद्धतियों जैसे कि आधुनिक तकनीक, बीज की बेहतर किस्मों, उर्वरक का उपयोग, भूमि विकास कार्यक्रम आदि जैसे वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करना, पशु सुधार कार्यक्रम, कॉटेज एवं एसएसआई, एनटीएफपी के संग्रह, प्रसंस्करण और विज्ञापन के लिए नए तरीकों का उपयोग करना, खाद्य और सब्जी प्रसंस्करण इकाई खनिज आधारित उद्योग हैं। इसके बाद विकास के लिए मुख्य बाधाएं, जो कि विरल जनसंख्या, मुश्किल इलाके, गरीब बुनियादी सुविधाएं, लोगों के बीच कम साक्षरता एवं शिक्षा जागरूकता, आदिवासियों के बीच गरीबों के पीने और गैर सहेजे रवैये की आदत, नक्सली एवं अन्य चरमपंथी गतिविधियां। इसके बाद आता है गुमला जिले में महिला एवं बाल कल्याण। इसके अंतर्गत एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित हैं, जो कि गुमला जिले के सभी ब्लॉक को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें से 0 से 6 साल की उम्र और गर्भवती लैक्टेटिंग माताओं के बच्चे इस योजना के लाभार्थी हैं। और इस योजना में 65 ग्राम सीएसबी एवं 18 ग्राम एसएस तेल प्रति लाभार्थी को लाभार्थियों के बीच वितरित किया जा रहा है, जो कि सहायक द्वारा या सेविका द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल की आयु के बच्चों को पूर्व विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है और पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है, जो कि कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 1002 है, जिसमें से 105 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया गया है और 136 निर्माण के अधीन है, जिसमें से 716 का निर्माण अभी किया जा रहा है। इसके बाद आता है कृषि के बारे में, जो कि प्रकृति की सुंदरता से धन्य गुमला का जिला घने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों से आच्छादित है। यह झारखंड राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, जो कि यह जिला 18 मई 1983 को अपने जिले का नाम प्राप्त किया। इसके बाद आता है बिजली के बारे में, जो कि ग्रामीण बाजार के रहने वाली स्थिति में सुधार के लिए बिजली की पहुंच जरूरी है। तकनीकी इनपुट का विस्तार ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति का निर्भर करता है। इससे विकास प्रक्रिया की क्षमता और बढ़ जाती है, जिसमें से गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन में इसकी
प्रमुख भूमिका है, जो कि गुमला जिले में बिजली आपूर्ति पट्टू थर्मल पावर स्टेशन हजारीबाग से हुई है, जो कि गुमला जिले के कुछ ग्रामीण इलाके पहाड़ी और आंतरिक क्षेत्रों में स्थित है, जो कि ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता के उत्थान के लिए बिजली के गैर पारंपरिक स्रोत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से कमडारा ब्लॉक पर स्थित केवल एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड स्टेशन है, जो 948 राजस्व गांवों में से केवल 416 राजस्व गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण किया गया है और 11 ब्लॉक एवं 2 प्रखंड चैनपुर और डुमरी में उचित विद्युतीकरण नहीं है, जो कि गुमला जिले में कोई ताप विद्युत संयंत्र, बिजली उत्पादन संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र नहीं है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद आता है इतिहास के बारे में, जो कि जिला का संक्षिप्त इतिहास के बारे में पहले देखते हैं, जो कि गुमला जिला बिहार सरकार के अंतर्गत दिनांक 16/5/1983 के द्वारा रांची जिले से विभाजित करके बनाया गया, जो कि कुल क्षेत्रफल 5,347 वर्ग किलोमीटर है, जबकि अन्य 4 जिले जो कि लोहरदगा, रांची, खूंटी एवं सिमडेगा आता है, जो कि छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसमें से यह जिले का मुख्यालय एवं अनुमंडल है। गुमला सदर में 12 सामुदायिक विकास खंड जिसमें शामिल है गुमला सदर, घाघरा, बिशुनपुर, चैनपुर, डुमरी, रायडीह, सिसई, बरनौ, कमडारा, बसिया, पालकोट और अल्बर्ट इका। यह जनजातियों बहुत जिला है, जो कि गुमला जिला इन राज्यों एवं जिले से घिरा हुआ है, जो कि उत्तर में लातेहार, पूर्व में लोहरदगा, दक्षिण में रांची, खूंटी और सिमडेगा और पश्चिम में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, जो कि गुमला जिले में संबंधित अनेक भाषाएं एवं किंवदंतियां हैं। इसमें से सबसे संबंधित नाम गुमला जो मुंडारी भाषा से आया है। यहाँ की स्थानीय जनजातियों की आजीविका मुख्यतः चावल, दूसरा पशु मेला है। पशु मेला हर मंगलवार को गुमला शहर में आयोजित किया जाता है, जो कि ग्रामीण इलाकों में नागपुरी और सादरी लोग अब तक इसे मेला कहते हैं। इसके बाद आता है आरंभिक इतिहास के बारे में, जो कि गुमला जिला बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, जो कि 1881 से 82 में कोल की बढ़ती वजह से दक्षिण पश्चिम में गैर विनिमय सीमा का निर्माण किया गया। इसके बाद लोहरदगा जिला अस्तित्व में आया, जिसमें वर्तमान में गुमला जिला था। 1899 में जिला का नाम लोहरदगा से रांची तक बदल दिया गया था। प्राचीन काल में पड़ोसी पश्चिम मार्ग के साथ जिले का क्षेत्र मुंडा और उरांव के निर्विवाद कब्जे में था। आर्यों के समय क्षेत्र को झारखंड या वन क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। यह हिंदू प्रभाव से परे था। संभवतः यह क्षेत्र अशोक के शासनकाल के दौरान मगध साम्राज्य के अधीन आया। मौर्य के पतन के साथ ही कलिंग के राजा खरवले ने झारखंड के माध्यम से एक सेना का नेतृत्व किया और राजगढ़ और पाटलिपुत्र को बर्बाद कर दिया। बाद में समुद्रगुप्त के अपने अभियान पर दक्कन के क्षेत्र में पारित किया होगा। माना जाता है कि चीनी यात्री स्टिंग ने नालंदा और बोध गया की अपनी यात्रा के दौरान छोटा नागपुर पठार के रास्ते यात्रा की। माना जाता है कि छोटा नागपुर राजशाही गुप्त के पतन के बाद 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो कि फानी मुकुट पहले राजा चुने गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वह एक नाग यानी कि सांप की सुरक्षा के साथ एक टैंक में पाया गया था। इसलिए उनके द्वारा स्थापित वंश को नाग वंश कहा जाता है। इसके बाद आता है मुस्लिम काल, जो कि केवल अकबर ने इस क्षेत्र में मुस्लिम प्रभार का विस्तार कर सकता था। आईन-ए-अकबर के अनुसार साबरबाज खान द्वारा अकबर के बल द्वारा सहायक की स्थिति में कमी आई थी।
और बिहार के सूबे में शामिल किया गया था, जो कि 1605 ईस्वी में अकबर की मौत के बाद क्षेत्र को संभवतः आजादी मिली। 1616 में फतेह जंग के चाटा नागपुर के 46वें राजा दुर्जन साल पर कब्जा कर लिया। 1632 ईस्वी में चाटा नागपुर को पटना में गवर्नर के रूप में 1,36,000 रुपये के वार्षिक भुगतान के खिलाफ जागीर के रूप में दिया गया था, लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक नहीं टिक सका। मोहम्मद शाह के समय बिहार के राज्यपाल सर बुलंद खान ने चाट नागपुर के राजा को हरा दिया। ऐसा माना जाता है कि जिला ने 1624 ईस्वी में लगभग शांति का आनंद लिया, जब 1772 में अंग्रेजों की उपस्थिति एक दुर्जन काल जारी किया गया था। इसके बाद फिर से आता है ब्रिटिश काल के बारे में, जो कि सम्राट शाह आलम टू ने 1765 ईस्वी में पूर्वी भारत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। चाटा नागपुर बिहार के भीतर शामिल किया गया। दिसंबर में 1971 में इंडियन के झगड़े कप्तान कैमैक द्वारा सांकेतिक पलामू पर हमला किया। कप्तान कैमैक चौपनपुर के पहले नागरिक प्रशासक चौपनाइल द्वारा सफल हुए। शुरुआत के खिलाफ कृषि असंतोष के साथ साथ ठेकेदार या मध्यस्थों द्वारा किराए में वृद्धि के साथ सरकार आंदोलन का कारण बन गया। आंदोलन के नेतृत्व सरकार ने किया था। 1887 ईस्वी तक आंदोलन तेज हो गया, जो कि कई मुंडा और ओरेन किसानों ने मकान मालिकों को किराए का भुगतान करने से इनकार कर दिया। बिरसा मुंडा की उपस्थिति के साथ भगवान को अभिव्यक्ति को अवतार माना जाता था। आंदोलन 1895 में इसकी ऊंचाई पर था। उन्होंने घोषणा की कि भूमि उन लोगों से संबंधित है जिन्होंने इसे वनों से पुनः प्राप्त किया गया था, और इस प्रकार किराए पर भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिरसा मुंडा के किसानों और गुमला के लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा, जो कि बिशुनपुर पुलिस थाने के एक स्थानीय नेता यात्रा ओरायन ने 1914 में टाटा भगत आंदोलन के रूप में जाना जाने वाला एक धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि यात्रा के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जल्द ही पलामू और हजारीबाग जिले में फैल गया। इसके बाद आता है नायंस या नायक अल्बर्ट इक्का के बारे में, जिसे परमवीर चक्र दिया गया था, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसके बाद आप पीडीएफ में देख सकते हो, जो कि टेलीग्राम में आपसे शेयर करवा देंगे। जो कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 14 गार्ड्स को पूर्वी क्षेत्र में अगरतला के 6 किलोमीटर दक्षिण में गंगा सागर में एक पाकिस्तानी स्थित पर कब्जा करने के लिए कहा गया था, जो कि यह एक अच्छी तरह से गढ़वाली स्थिति थी, जो दुश्मन द्वारा अच्छी ताकत में आयोजित किया गया था। इस स्थिति की कमी आवश्यक थी, क्योंकि यह अखाड़ा के कब्जे की पूंजी थी, और 14 गार्ड्सों ने 4 दिसंबर 1971 को 4 घंटों तक दुश्मनों पर हमला किया। लांस नायक इक्का हमले में बट, बटालियन की बाईं ओर वाली कंपनी के साथ चला गया। हमला करने वाले भारतीय सैनिकों को गहन गोलीबारी और दुश्मन द्वारा छोटे हथियारों की आग के अधीन किया गया। लांस लायंस नायक इक्का ने देखा कि एक दुश्मन रोशनी मशीन बंदूक लेकर एक बंकर से घातक आग को ढेर कर रही थी, जिसके कारण उनकी कंपनी के लोग भारी मात्रा में मारे गए थे। अपनी निजी सुरक्षा के बारे में जानकर उन्होंने दुश्मन बंकर पर आरोप लगाया, जो कि 2 संदिग्ध सैनिकों को संरेखित
किया और प्रकाश मशीन गन का मुंह बंद कर दिया। इस मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे अपने साथियों के साथ साहस से लड़ना जारी रखे और बंकर के साथ बंकर हासिल करते रहे। 1 किलोमीटर की दूरी के बाद लायंस नायक और उसके साथियों ने उद्देश्य के उत्तरी छोर पर पहुंचने के बाद एक दुश्मन मध्यम मशीन गन एक अच्छी तरह से गढ़वाले इमारत की दूसरी मंजिल से खोली, जिससे इससे भारतीय सैनिकों पर भारी हताहतों की संख्या बढ़ी और उनकी प्रगति में वृद्धि हुई। एक बार फिर लांस नायक एक का इस अवसर पर गुलाब ने कहा, अपनी निजी सुरक्षा के बारे में सोचिए और इस इमारत के लिए क्रोल और बंकर में एक ग्रेनेड फेंक दिया। एक दुश्मन सैनिक की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए, लेकिन मध्यम मशीन गन को बंद नहीं किया जा सका। लायंस नायक इक्का ने तो बंकर में प्रवेश करने के लिए साइडेवेल को छोटा कर दिया। उन्होंने बंकर को पकड़े हुए दुश्मन को संरेखित किया और घातक हथियार को चुप कर दिया या बंद कर दिया। इसने अपनी कंपनी को और अधिक हताहत होने से बचाया और सफलता हासिल की। लायंस नायक इक्का की इस युद्ध के दौरान हुए चोटों के कारण मृत्यु हो गई और गंगा सागर के पतन के परिणाम स्वरूप अखाड़ा के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी झंडे को पर्दाफाश हो गया और फिर दुश्मनों को धमकी दी गई। न- नतीजतन शत्रु को अखाड़ा को खाली करने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि लायंस नायक अल्बर्ट इक्का को विशिष्ट बहादुरी और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इसके बाद देखते हैं कि इसके पारिवारिक संबंध का पूरी डिटेल से और क्या काम कर रहे थे और कहाँ से डिग्री ये ले चुके थे। जो कि इसका नाम अल्बर्ट इक्का था और पिता का नाम स्वर्गीय जुलियास इक्का, पत्नी का नाम बलमदीना इक्का और जिसका लायंस अल्बर्ट इक्का का जन्म तिथि 27 दिसंबर 1947 को हुआ था। जन्म स्थान जारी यानी कि चैनपुर में हुआ था, जो कि गुमला झारखंड में है। और कार्रवाई की तिथि 3 दिसंबर 1971 में हुआ था, जो कि कार्रवाई का स्थान गंगा सागर बांग्लादेश बॉर्डर पर था। और यह एमएससी इंजीनियरिंग लंदन से किया था, एससी इंजीनियरिंग पटना से किया था, एआरसीटी ग्लासगो से किया था और एमआईएस ट्रैक लंदन से किया था, एमएससीआई अमेरिका से किया था, एमआरसीआई लंदन से किया था, सी लंदन से किया था। इसके बाद अल्बर्ट इका ने बहुत से नौकरी भी किए थे, जो कि हिंकले परमाणु डिजाइनर थे, परमाणु ऊर्जा विभाग लंदन में काम किए थे और निर्देशक एचईसी थे, उप मुख्य अभियंता थे, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम के में काम कर चुके थे और भारत सरकार द्वारा विमानन और संचार मंत्री थे। इसके बाद आता है बख्तर शाह एवं मुंडल सिंह के बारे में, जो कि ये भी बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो कि जिसके बारे में पीडीएफ में पूरी डिटेल्स में दे चुके हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। इसके बाद आता है एक और प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका नाम है मुंदल सिंह, जो कि पीडीएफ में देख सकते हो आप, टेलीग्राम में जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे पहले आप इस पीडीएफ को पाने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और अगर पीडीएफ को मंगवाना चाहते हो तो पीडीएफ में ज़रूर कमेंट करें शेयर पीडीएफ, तो हम टेलीग्राम में पीडीएफ को भिजवा देंगे। इसके बाद देखते हैं पर्यटक स्थल के बारे में, जिसमें से पहला आता है महासदाशिव मंदिर,
इसके बाद कमदारा पर्यटन स्थल, तरलोया मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, नागफेनी पर्यटन स्थल, इसके बाद देवाकी मंदिर, हापामुनि मंदिर, इसके बाद आता है एक नागवंश की पैर पुरा कथाएँ, जो कि एक ग्रंथ के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद आता है जनसँख्यिकी के बारे में, जो कि ये देख सकते हो जिला का गुमला जिला का जनसँख्यिकी जो कि कुल क्षेत्रफल 5327 किलोमीटर है। ये पूरी डिटेल्स में दिया हुआ है, तो ये देख सकते हो, आपके स्क्रीन में दिया हुआ होगा। तो आप इसके बाद आता है भूमि संधान के बारे में देख सकते हो, हेक्टेयर में दिया हुआ है इसका जानकारी। इसके बाद कलेक्टर के बारे में आता है, जो कि विभाग का नाम और पदाधिकारी के बारे में दिया हुआ है, जो कि जिले में कौन-कौन से विभाग हैं और कौन से पदाधिकारी के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद अनुमंडल और प्रखंड के बारे में दिया हुआ है, जो कि गुमला जिले में 3 अनुमंडल है, गुमला, बसिया और चैनपुर, जिसमें से प्रखंड आता है गुमला अनुमंडल में गुमला, घाघरा, भरनो, बिशनपुर, रायडी, सिसई, ये सारी प्रखंड आता है गुमला अनुमंडल के अंतर्गत। इसके बाद पालकोट, बसिया, कामडारा प्रखंड आता है बसिया के अंतर्गत और चैनपुर, अल्बर्ट एक्का, डुमरी आता है चैनपुर अनुमंडल के अंतर्गत। इसके बाद आता है पंचायत और गाँव की जनसंख्या सॉरी पंचायत एवं गाँव की संख्या, जो कि प्रखंड वाइज़ दिया हुआ है, तो ये देख सकते हो आप। इसके बाद उपायुक्त सूची दिया हुआ है, जो कि गुमला जिले की उपायुक्त का नाम और कब से कब तक था, तो ये सारी डिटेल्स दिया हुआ है, तो ये देख सकते हो। इसके बाद नागरिक सेवाएँ के बारे में आता है, जो कि अनेकों नागरिक सेवाएँ उपलब्ध किया जाता है, जो कि एनएसएपी, जाति प्रमाण पत्र, राजस्व कोड, पीडीएस, ई-कोड, प्लस सर्विस प्लस, भूमि रिकॉर्ड्स, जन्म प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन सभी के लिए सीएससी सेंटर पर आपको जाना होगा और वहाँ से आप नागरिक सेवाएँ ये सब प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। इसके बाद विभाग के बारे में आता है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पशुपालन का दिया हुआ है। इसके बाद आता है कि गुमला जिले में ठहरने के लिए होटल या धर्मशाला, जो कि होटल बिंदेस है, जो कि लोहरदगा रोड में है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इसके बाद आता है होटल ज्योति, होटल राज, होटल रेपोज। इसके बाद आता है कि गुमला जिले में कैसे पहुँचे, जो कि हवाई जहाज़ के द्वारा आप रांची हवाई अड्डा से आ सकते हो, जो कि लगभग गुमला जिला रांची हवाई अड्डे से 93 किलोमीटर पर स्थित है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन लोहरदगा से 48 किलोमीटर और टोरी से 77 किलोमीटर दूरी पर है। लातेहार से 88 किलोमीटर, हटिया से 91 किलोमीटर, रांची से 100 किलोमीटर पर स्थित है। इसके बाद सड़क मार्ग से अगर आते हो तो रांची से गुमला की दूरी करीब 94 किलोमीटर और सड़क से लगभग 2 घंटे में आ सकते हो। इसके बाद राउरकेला से गुमला दूरी लगभग 158 किलोमीटर, जो कि 4 घंटे में आ सकते हो। इसके बाद ये देख सकते हो गुमला जिले का अनेक सारे तस्वीर, जो कि प्रमुख तस्वीर है। तो इस प्रकार से गुमला जिले के बारे में आज हमने बताने का प्रयास किया। तो ये ज़रूर बताना कमेंट करके कि इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा और अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें और जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उन्हें अपने ज़िले के बारे में थोड़े बहुत जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं कोई नई ज़िले के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।